आपने रिसेंटली बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि अफगान करेंसी सिर्फ 70 अफगानी है $1 के मुकाबले में, जबकि पाकिस्तानी करेंसी तकरीबन 280 रुपया है $1 के मुकाबले में। इससे लोग ये नतीजा निकालते हैं कि अफगान इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त है, जबकि पाकिस्तान इकोनॉमी डाउन चल रही है। लोग यूजुअली, एक आम आदमी यूजुअली करेंसी को एक बहुत अच्छा टूल समझता है इकोनॉमीज़ को कंपेयर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ऐसे लोगों से अगर ये पूछा जाए कि भाई जाके जापान की करेंसी भी तो देख लो, वो भी तो अफगान करेंसी से बहुत ज़्यादा नीचे है, तो क्या जापान की इकोनॉमी अफगान इकोनॉमी से नीचे है? जाहिर ऐसी बात नहीं है। असल में इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। वो चीज़ें क्या क्या हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर मईशतदान किसी मुल्क की इकोनॉमीज़ को जांचने के लिए जीडीपी का सहारा लेते हैं। वो जीडीपी को एक अच्छा टूल समझ रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीडीपी दरअसल है क्या। अगर मैं एक आम आदमी को समझाऊं तो जीडीपी दरअसल किसी मुल्क में रहने वालों की फराहम करदा पैदावार या सहूलियात की टोटल मालियत का नाम है। सहूलियात से मुराद सर्विसेज हैं। दरअसल बहुत सारे लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जबकि कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट पर होते हैं। मसलन अगर एक सिंपल एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँ तो यूं समझिए कि एक मुल्क है जिसमें सिर्फ 10 लोग रहते हैं। 5 उनमें से टीचर्स हैं, जबकि 5 शू मेकर्स हैं। तो हम ये देखेंगे कि वो 5 जो टीचर्स हैं उन्होंने इस टीचिंग के कितना मुआवजा लिया और कितने रुपए उसके अगेंस्ट लिए, जबकि 5 लोग जो शू मेकर्स हैं, जो शूज़ बना रहे हैं, उन्होंने कितने पैसों के शूज़ बनाकर मार्केट्स में प्रोवाइड किए। जब हम टीचिंग का ये मुआवजा और शूज़ का ये मुआवजा एक दूसरे के साथ जमा कर देंगे तो वो उस मुल्क की जीडीपी कहलाएगी। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जीडीपी एक अच्छा टूल है किसी मुल्क की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने का, यानी जो मुल्क जितनी बड़ी जीडीपी रखता होगा वो उतनी ही बड़ी माशी ताकत होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के मौजूद हैं। अकेली जीडीपी भी किसी मुल्क की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल साबित नहीं होती। उसकी मिसाल ऐसे लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के 2 घर हैं, उनमें से एक घर में रहने वालों की मजमूई तनख्वाह 1 लाख रुपए बनती है, जबकि दूसरे घर में रहने वालों की मजमूई तनख्वाह 5 लाख रुपए बनती है। आप क्या कहेंगे, कौन सा घर ज़्यादा खुशहाल है? ज़ाहिर आप ये कहेंगे कि वो घर जिसकी मजमूई तनख्वाह 5 लाख रुपए है वो ज़्यादा खुशहाल है उस घर से जिसकी मजमूई तनख्वाह सिर्फ 1 लाख रुपए है, जबकि ये मालूमात नाकाफ़ी हैं। मैं आपको समझाता हूँ। एक घर जिसकी मजमूई तनख्वाह 1 लाख रुपए, उसमें रहने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, जबकि वो घर जिसकी मजमूई तनख्वाह 5 लाख रुपए है उसमें रहने वाले 20 लोग हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि ये घर जिसमें 20 लोग रह रहे हैं और उनकी मजमूई तनख्वाह 5 लाख रुपए है, ये दरअसल ज़्यादा तनख्वाह होने के बावजूद एक अच्छी इकोनॉमी नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से इसकी जीडीपी ज़्यादा है, और यहाँ पे लोग कम रहते हैं, इस वजह से इसकी जीडीपी कम है, जबकि दरअसल खुशहाल मुल्क ये ज़्यादा है। यही वजह है कि अगर हम युगांडा की जीडीपी चेक करें तो हमें पता चलेगा कि ये आइसलैंड की जीडीपी से ज़्यादा है, लेकिन बदीही सी बात यह है कि आइसलैंड की इकोनॉमी युगांडा से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। इकोनॉमिस्ट ने इस मसले के हल के लिए एक और टूल निकाला और वो टूल था जीडीपी पर कैपिटा। उन्होंने किया ये कि किसी मुल्क की टोटल तनख्वाह, टोटल पैदावार या टोटल जीडीपी को उसकी आबादी पर डिवाइड कर दिया और इसका नाम रखा जीडीपी पर कैपिटा। तो यानी जो 2 हम एग्जाम्पल्स लेके चल रहे थे, एक घर जिसमें 2 लोग रह रहे थे और उनकी मजमूई तनख्वाह 1 लाख रुपए थी, और ये घर जिसमें 20 लोग रह रहे थे और इनकी मजमूई तनख्वाह 5 लाख रुपए थी, इसमें हमने 1 लाख को डिवाइड किया 2 से, तो पता चला कि 50,000 रुपये फी कस, 50,000 रुपये जीडीपी पर कैपिटा। जबकि हमने जब यहाँ पे 5 लाख को डिवाइड किया 20 से, तो हमारा आंसर आया 25,000, यानी 25,000 जीडीपी पर कैपिटा। तो खुद ब खुद पता चल गया कि ये इकोनॉमी 50,000 जीडीपी पर कैपिटा इज ग्रेटर देन 25,000 जीडीपी पर कैपिटा। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर एक और मसला आ जाता है, और वो मसला है इनकम इनइक्वालिटी या डिस्पैरिटी का। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तमाम के तमाम 20 लोग 25-25 हज़ार रुपये कमा रहे हों और वो तनख्वाह टोटल जाकर 5 लाख बन रही हो, जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ इस मुल्क में जो 2 लोग रह रहे हैं उनमें से एक की तनख्वाह 95,000 हो और दूसरे की तनख्वाह 5,000 रुपये हो। तो क्या ये शख्स जो 5,000 रुपये कमा रहा है वो इस मुल्क की पूरी आबादी से ज़्यादा गरीब नहीं है? बिल्कुल गरीब है। तो ना सिर्फ ये कि जीडीपी किसी मुल्क की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि जीडीपी पर कैपिटा भी एक बहुत ही अच्छा टूल नहीं है किसी मुल्क की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने का। उसके लिए फिर इकोनॉमिस्ट ने इन दोनों ममालिक की
एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों ममालिक में रहने वाले लोगों की तनख्वाहों का वेरिएंस यानी डिफरेंस को फाइंड करने के लिए एक और टूल ईजाद किया, एक और टूल फाइंड किया एक्चुअली, और उस टूल का नाम रखा गिनी कोफिशिएंट, जो ये बताता है कि दो ममालिक में रहने वाले लोगों की तनख्वाहों में किस कदर डिफरेंस है, यानी अमीर और गरीब की तनख्वाहों के दरमियान कितना गैप और कितना डिफरेंस मौजूद है, यानी अगर कोई शख्स अमीर है तो कितना अमीर है और कोई शख्स गरीब है तो कितना गरीब है। इसका नाम इकोनॉमिक्स में गिनी कोफिशिएंट है। लिहाजा ये बात तो मालूम हो गई कि किसी मुल्क की इकोनॉमी को जांचने के लिए सिर्फ करेंसी एक बहुत अच्छा टूल नहीं है, वरना जापान की इकोनॉमी अफगानिस्तान से नीचे चली जाएगी। इसी तरह जीडीपी भी एक बहुत अच्छा टूल नहीं है, वरना युगांडा की इकोनॉमी आइसलैंड से ऊपर चली जाएगी। इसी तरह भी हमने डिस्कस किया कि जीडीपी पर कैपिटा लोगों की इनकम इनइक्वालिटी को डिफाइन नहीं कर पाती। सो लिहाजा हम ये समझ लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें किसी मुल्क की इकोनॉमी को जांचने के लिए दरकार होती हैं, जिसमें उस मुल्क की जीडीपी पर कैपिटा, उस मुल्क का करेंसी एक्सचेंज रेट, उस मुल्क में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस मुल्क की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, यानी वो इकोनॉमी जो डॉक्यूमेंट्स का पार्ट नहीं है। इसी तरह उस मुल्क का बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसी तरह उस मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसी तरह उस मुल्क के गोल्ड रिजर्व्स, और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इकोनॉमिक्स इतनी आसान है नहीं जितनी लोग समझ बैठे हैं।